Good morning, everyone. Good morning, sir. So let's start today lecture. और यूनिट 5 है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, not merely the possession. Is it clear? What is the need? What is the significance of passing of property? सिग्निफिकेंस है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का अगर हमें जवाब चाहिए तो वो तब तक जवाब नहीं मिल सकता जब तक ये ना पता लग जाए आपको कि हु इज द ओनर. जैसे पहला क्वेश्चन है हु शैल बियर द रिस्क, यानी कि अगर गुड्स का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी? इट इज द ओनर हु हैज टू बियर द रिस्क. तो आपको ये पता करना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि नुकसान के समय कौन ओनर था. उसी के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है जो हम आज से स्टार्ट करेंगे. इस बात के रूल्स हम लोग आज से पढ़ेंगे कि ओनरशिप अलग अलग सिचुएशन में कब कब ट्रांसफर होती है. सेकंड, अगर क्वेश्चन की बात करें तो हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ये हमने डिस्कस किया था. और तीसरी अगर बात करें तो वेदर सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस. चौथी अगर बात करें इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर द ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी कैन टेक द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर. अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर तो वेदर ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी कैन टेक द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर. ये 5 दिए गए हैं जो आपके स्टडी मेट का भी पार्ट है, लेकिन मैंने आपको समझाते वक्त ये बता दिया कि इनसे अलग भी आपको सोचना आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बस ये 5 ही क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको ये रूल की जरूरत पड़ेगी. ये पता होना चाहिए आपको कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होती है. एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट लॉजिक बता दिया है कि ओनरशिप ट्रांसफर करने की जरूरत कहां कहां नॉर्मली पड़ती है. इज इट क्लियर? अब बात आते हैं हम लोग एग्जैक्ट रूल्स के ऊपर कि हाउ वी कैन डिसाइड व्हाट आर द रूल टू डिसाइड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. यहां पर फॉर डिटरमाइनिंग ओनरशिप रूल्स आर डिपेंडेंट अपॉन टाइप्स ऑफ गुड्स. इफ देयर इज ए स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स देन द रूल इज डिफरेंट. इफ द केस ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स देन द रूल्स आर डिफरेंट. और इफ द केस ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस, आपने नाम जरूर सुना होगा, मेनी टाइम बायर जो है इस शर्त पर गुड्स लेके आता है कि वो रख भी सकता है और उस गुड्स को क्या कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है. और अगर आप सेंट ऑन अप्रूवल के बेसिस पर गुड्स को परचेज करके लाए हैं तो रूल्स आर डिफरेंट. एक चार्ट आपके सामने आ रहा है. टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड अपॉन वेदर स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के लिए रूल 1 है, अनअसर्टेन गुड्स के लिए रूल 1 है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के लिए रूल 1 है. इज इट क्लियर? ये जो नीचे आ गया वेदर गुड्स, इसे काट दीजिए, ये गलती से आ गया है. ये ऊपर की जो बॉक्स बना हुआ है उसका नीचे कट कॉपी हो गया है. तो टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू द बायर डिपेंड्स वेदर गुड्स, ये पूरी लैंग्वेज जो है वो क्या है ऊपर, वेदर गुड्स. और फिर क्या है, इसके 3 पार्ट हैं. स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स है, अनअसर्टेन गुड्स है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. अनअसर्टेन का फ्यूचर भी है, वो आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट पेज पर आएगा रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स. यहां समझिएगा, सबसे पहले हम जनरल रूल की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की. जनरल रूल ये कहता है अगर स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स है तो ओनरशिप ऑफ गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टी हैव एन इंटेंशन टू ट्रांसफर द ओनरशिप. इंटेंशन अगर बोलें तो इसका मतलब क्या है कि पार्टियों की सोच क्या कहती है, पार्टियां क्या सोचती हैं
कि एट व्हाट टाइम ओनरशिप शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या किसी पार्टी को देख के वो क्या सोच रही है, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है? कभी भी नहीं लगाया जा सकता। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जनरल रूल क्या कहता है, और वो इंटेंशन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्योंकि इंटेंशन जानी नहीं जा सकती, इंटेंशन पहचानी नहीं जा सकती, तो इंटेंशन को जानने के लिए, पहचानने के लिए भी लॉ मेकर्स ने रूल बना दिए हैं। इज इट क्लियर? तो एक तरह से वो रूल का ही काम करेगा। लेकिन जब भी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी तो आपको इंटेंशन का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। इंटेंशन कैसे पता लगती है, उसके फिर रूल्स हैं। क्लियर हो गई? द ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स is transferred to the buyer at such time as the party intended it to be transferred. Intended का मतलब है intention. Is it clear? अब ascertainment of intention के लिए भी क्या बना दिए गए हैं? रूल बना दिए गए हैं। अदरवाइज अगर इस बात के रूल्स नहीं होते, अगर इस बात के रूल्स नहीं होते तो हर पार्टी अपने फेवर के लिए रूल फ्रेम करती है। यानी कि जहां से फायदा हो रहा है ओनरशिप ट्रांसफर करने से, तो वो ये दलील देती कि मेरी तो इंटेंशन थी ओनरशिप ट्रांसफर करने की। और जहां से नुकसान हो रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर होने से, तो वो ये दलील देती कि मेरी तो इंटेंशन थी नहीं। तो असर्टेनमेंट ऑफ इंटेंशन के जो रूल्स हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अदरवाइज प्रूफ। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अगर उसके अलावा कोई संकेत ना हो तो ये रूल एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं कि ऑलवेज ये रूल एप्लीकेबल होंगे, बच्चों को याद हो जाता है, रट जाता है कि ऑलवेज ये रूल एप्लीकेबल होंगे। ऑलवेज ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये तब हैं। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ज्यादा डीपली पूछेगा ही नहीं, है ना? तो उस केस में क्या होगा, यही रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट रूल क्या है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बिटवीन द पार्टी। अगर जो मैं सोच बता रहा हूं, जो मैं रूल बता रहा हूं, अगर इसके विपरीत कोई पार्टियों में एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये रूल एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला, अगर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड गुड्स आर इन ए डिलीवरेबल स्टेट। अगर एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है और गुड्स क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर्म्ड। यानी कि जिस समय भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उसी समय ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है बात? ये जिस समय भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होगा कब नहीं होगा, वो एसेंशियल्स उसकी सब होती हैं। प्राइस दिया नहीं दिया उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब नहीं होता। गुड्स की डिलीवरी दी या नहीं दी उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि गुड्स डिलीवरी अभी भी पोजेशन में सेलर के हो, लेकिन तब भी ये हो जाए कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो लॉजिक से हटना है आपको। लॉजिक का मतलब है जो आपके अंदर बात बैठी हुई है तो उससे आपको अलग रखना है और लॉ को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल दृष्टिकोण से ही समझना है। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इस चैप्टर के अंदर तो आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज ऐसे होंगे जो आपको झकझोर के रखेंगे, क्योंकि आप कुछ और सोचेंगे उनके बारे में। और जब लीगल दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अगर लीगल चेन बनाएंगे आप, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, किसी भी केस स्टडी को देखते हुए हम ये मान लेते हैं कि हम अगर खुद हैं वहां पर तो क्या हमें अच्छा या बुरा लगेगा। इट क्लियर? तो where there is a unconditional contract for sale of specific goods in a deliverable state, तो when the contract is made, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनकंडीशनल है लेकिन गुड्स आर नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट, तो व्हेन गुड्स आर पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट, अगर गुड्स आपने परचेज किया है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, लेकिन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर नहीं है, उसका पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दोनों में फर्क बात समझिएगा। आपने किया है पोजीशन ट्रांसफर, नहीं किया वो अलग बात है। क्या किया जा सकता था उसका पोजीशन ट्रांसफर, तो उसे कहते हैं डिलीवरेबल
स्टेट। तो अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो व्हेन गुड्स आर पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट। और आगे समझिएगा, एंड की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। एंड द बायर हैज नोटिस दियर ऑफ। अगर आप किसी भी लाइन को भूल जाते हैं तो केस स्टडी को आप गलत आइडेंटिफाई करेंगे। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचाया जाए, एंड द बायर हैज नोटिस दियर ऑफ। इज इट क्लियर? तीसरी सिचुएशन क्या है? हो सकता है कि स्पेसिफिक गुड्स सर्टेन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, बट सेलर हैड टू डू सम सर्टेन एक्ट टू असर्टेन द प्राइस। तो वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, बट द सेलर हैड टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस। तो अगर डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स है भी, लेकिन सेलर को कुछ ऐसा करना है सो दैट कि उसका प्राइस आइडेंटिफाई किया जा सके, प्राइस के बारे में पता लगा सके, तो किस समय ओनरशिप ट्रांसफर होगी? जब सेलर वो काम कर देगा। When the seller had done that act to ascertain the price and the buyer had noticed thereof। क्लियर है बात ये? अभी इनके सबके एक एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। सबसे पहले जो नीचे बॉक्स में एक केस स्टडी है उसे ध्यान दीजिए। तो जब भी आपको आंसर देना है, आपको लीगल दृष्टिकोण से ही जज करना है केस को। चेन बनानी है, हियरार्की बनानी है कि सबसे पहले केस में क्या हमें चेक करना पड़ेगा। और सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ओनर कौन है। ओनर होने के लिए रूल्स आपके पास हैं, उन्हें आप लगाइएगा। अगर आप उन्हें लगाएंगे तो सही आंसर पे पहुंचेंगे, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो वो गलत आंसर पे पहुंचेंगे। एक्स बॉट फ्रॉम वाई ए हीप ऑफ व्हीट। एक्स ने एक गेहूं का जो ढेर है उसे वाई से खरीदा। द वेट ऑफ व्हीट इज 1000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 8 per kg and agree to pay the price on the first day of the next month and the wheat is to be delivered at X गोदाम on the following date। प्राइस का पेमेंट जो तय हुआ वो अगले महीने की 1 तारीख को, और उससे अगले दिन डिलीवरी पहुंच जाएगी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कतई मतलब प्राइस देने से नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कतई मतलब डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है उससे नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में बार बार ये बैठा हुआ है कि अभी तो हमने प्राइस दिया ही नहीं, अभी तो सेलर ने डिलीवरी दी ही नहीं। इससे कतई मतलब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है जब टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाएं। इज इट क्लियर? तो जब तक कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साफ है, तो पता लग रहा है कि कंडीशन तय हो गई होंगी। ए फायर ब्रोक आउट एन एंटायर क्वांटिटी ऑफ व्हीट वाज डिस्ट्रॉयड। एक आग लगी और सारा का सारा जो व्हीट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो उदाहरण है तो केस भी और आंसर भी इसी में दिए हुए हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा उस लॉस का, एक्स या वाई? एक्स खरीदार है, वाई बेचने वाला है। सेलर ने अभी तक कोई डिलीवरी दी नहीं है एक्स को, और ना ही सेलर के पास कोई प्राइस आया है। तो अगर आप अपने मन की सुनेंगे तो आपको लगेगा, लॉजिकली बात करेंगे तो आपको लगेगा यार वाई ही बियर करेगा, एक्स की क्या गलती है। तो यहां अगर आप ऐसा करेंगे तो आंसर गलत सिलेक्ट करेंगे। आपको ये देखना है कि स्पेसिफिक, पहली बात तो ये सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन लाना है कि हु वाज द ओनर एट द टाइम ऑफ फायर, एक्स या वाई। सबसे पहले आपको देखना है कि सेलर ओनर था या वाई या बायर ओनर था। सर इसके लिए तो रूल्स हैं, तो रूल्स हैं तो वो लगा के देखिए। रूल्स में स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स से अलग रूल है, तो ये तय कीजिए कि क्या ये जो व्हीट जो हीप ऑफ व्हीट था वो स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। तो आता है जब एक ही ढेर है, या तो कई सारे ढेर होते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह बता दे कि कई सारे ढेर हैं और उनमें से कोई एक, ठीक है ना, और ये अभी तक नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा हीप ऑफ व्हीट वो परचेज करेगा, तो वो अनसर्टेन वाली बात हो जाती। लेकिन अभी ये यही है कि स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम वाई टू एक्स। चाहे प्राइस आया था या नहीं आया था, इसका नुकसान किसे बर्दाश्त करना पड़ेगा? लीगली।
एक्स को बियर करना पड़ेगा। तो इन दिस केस एक्स इज लायबल टू पे द प्राइस बिकॉज द ओनरशिप ऑफ व्हीट हैड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाई टू एक्स ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द प्राइस हैज नॉट बीन पेड एंड द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करते हैं एग्जाम्पल को और सेम एग्जाम्पल रहेगा और आंसर चेंज हो सकता है। Y bought from Y, X bought from Y a heap of wheat weight 100 kilogram at the rate of 8 per kg and Y had to put the wheat in bag to deliver it to X। यहां पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल में ये तय था कि आपको डिलीवरी देने से पहले इन्हें बोरों में भरना है। इसका मतलब क्या है कि गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है पहले भी समझ लीजिए, जिस पर सेलर और बायर एग्री हो, जिस पर सेलर और बायर एग्री हो कि डिलीवरी दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। तो अगर सेलर बायर तय है, जैसे ऊपर भी हिपो बीट था, अब आप कहने लोगों जो 1000 किलोग्राम वो उठा के कैसे ले जाएगा, वो तय, वो ये मान रहा है कि मैं अपने आप इसका इंतजाम कर लूंगा, तो इसका मतलब वो डिलीवरेबल स्टेट में है सामान। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि वाई को इसे बैग में भरना है डिलीवरी देने से पहले, इसका मतलब है नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट। Y filled some bags in X present, but before the remainder could be filled, a fire broke out, an entire quantity of wheat was destroyed। तो जितने बैग भरे जा चुके हैं उसका नुकसान बायर बियर करेगा और जितने अभी बचे हुए हैं बैग भरने से उनका नुकसान कौन बियर करेगा, वाई बियर करेगा। क्योंकि ऊपर हम रूल जो पढ़ के आए हैं कि इफ देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बट गुड्स आर नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट, तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, व्हेन द गुड्स आर पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट। तो यहां पर कुछ बैग डिलीवरेबल स्टेट में किए जा चुके थे एंड बायर हैड नोटिस देयर ऑफ, इस बात को भी इंपॉर्टेंट, वो सामने ही खड़ा है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्स ने वाई से 100 किलोग्राम हीप ऑफ व्हीट परचेज किया और उसे बैग में भरने की शर्त रखी, इसका मतलब नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट है। वाई ने कहा कि आप 2 घंटे बाद आ जाइएगा, मैं इसे बैग्स में भर के आपको डिलीवरी करूंगा। एक्स वहां से चला गया, वाई अब उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में कर रहा है और सारे के सारे बैग भरे भी जा चुके हैं। इतने में एक आग लगी, अब किसका नुकसान है, अभी भी वाई का है। अगर इतना ही क्वेश्चन आता है क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में कर तो चुका है वो, लेकिन बायर है नॉट नोटिस देयर। या तो जैसी डिलीवरेबल स्टेट में करे, क्वेश्चन ये आ जाए कि उसे फोन कर दिया गया था एक्स को कि आपका सामान तैयार है और आप गुड्स को ले जा सकते हैं, तो ये फोन करने का मतलब क्या है, नोटिस में है, उसकी जानकारी में, तो उस केस में एक्स का नुकसान हो जाएगा। हल्का सा भी केस चेंज होगा, आंसर चेंज हो जाएगा और आपको लगेंगे सेम। क्लियर है? तो इन दिस केस एक्स इज लायबल टू पे द प्राइस फॉर द व्हीट which were put into bags because the ownership in respect to these goods had passed when Y had put the wheat in bags and the buyer had noticed thereof। यहां तक बताइए कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो 2 चीजों के तो एग्जाम्पल आपको नीचे से ही मिल गए कि इफ द गुड्स इज इन ए डिलीवरेबल स्टेट और व्हेन द गुड्स इज नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट। तीसरा केस क्या है कि गुड डिलीवरेबल स्टेट में भी है बट बायर हैड टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस, या सेलर हैड टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस। डिलीवरेबल स्टेट में तो है गुड्स, लेकिन सेलर को कुछ करना है टू असर्टेन द प्राइस। एक एग्जांपल लेते हैं किराना शॉप का। एक किराना शॉप है, काफी चलती है, तो आपने देखा होगा कि जनरली जो आइटम रेगुलर होती है और बड़ी किराना शॉप है तो वो लोग टाइम ऑफ डिलीवरी कम हो, इससे दोनों का ही फायदा है, ग्राहक का भी फायदा है, एक भीड़ जमा नहीं होगी और सेलर का भी फायदा है कि कम समय में वो ज्यादा पैसे कमा जाएगा। क्योंकि कई बार आप उस दुकान पे भी जाना पसंद नहीं करते जहां पे वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि चीनी है, आपने कहा जी 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। एक तो आते हैं कंपनी के बने बनाए बैग्स, ठीक है ना, पैक्ड चीनी आती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार आप खुली चीनी भी लेते हैं और किराना स्टोर का जो मालिक है 5 किलो के बैग अलग बना के रखे हुए हैं
3 किलो के बैग अलग बना के रखे हुए, 1 किलो के बैग अलग बना के रखे हुए। इससे क्या फायदा है अगर उसने ऑलरेडी बना के रख रखा है। अगर वो नहीं बनाता है तो तोलने में जो टाइम जाएगा, ठीक है ना, एक ही बार में तो 1 किलो चीनी तुल नहीं जाएगी। उसका लड़का आएगा, ठीक है, पॉलिथीन लेगा, उसमें चीनी भरेगा, फिर वो तोल के देखेगा, फिर देखेगा 100 ग्राम ज्यादा हो गई या 100 ग्राम कम हो गई, 2-3 बार वो भी एक्शन होगा और उसके बाद जाके वो चीनी तुलेगी। तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ग्राहक का भी और सेलर का भी। तो ऑलरेडी वो क्या करता है, चीनी को तोल के रखता है। क्लियर है। लेकिन क्योंकि ग्राहक को शायद संतुष्टि नहीं है कि मैं 5 किलो चीनी परचेज कर रहा हूं, तो उस समय भी वो एक बार क्या करता है, तोल के दिखलाता है, जिससे प्राइस सही कैलकुलेट हो जाए। उसे तो पता है लेकिन ग्राहक को तो नहीं पता। तो अगर सेलर हैड टू डू सम एक्ट टू सर्टेन द प्राइस, तो उस केस में जिस समय सेलर वो काम करेगा उस समय ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो जिस समय तराजू में तुल रही है चीनी और कांटा बिल्कुल मिडिल में आके खड़ा हो गया कि आज ये 5 किलो है, और क्वेश्चन ये आता है कि अभी तराजू में ही वो बैग है चीनी का और एकदम कोई साइक्लोन, कोई तूफान आया और सारा का सारा जो गुड्स से नष्ट हो गया, तो उस चीनी का जो नुकसान है, जो तुल चुकी है, वो बायर की है, जबकि अभी तक सेलर के पोजीशन में है। बाकी सामान का नुकसान सेलर का है। जबकि हम लॉजिक के हिसाब से देखें, तो मेरे पास सामान नहीं आया, मैं क्यों दूंगा प्राइस। लॉजिक तो यही कहता है, मेरा भी लॉजिक यही कहता है, लेकिन लो जो है लॉजिक के आधार पर नहीं चलता, वो सिक्वेंशियल चलता है। उसने एक रूल बना दिया कि रिस्क बियर करने की जिम्मेदारी उसकी है, जो एट द टाइम ऑफ रिस्क ओनर था। फिर ओनर कैसे निकाला जाएगा उसके लिए रूल्स बना दिए, स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स के लिए रूल अलग है। इंटेंशन ऑफ द पार्टी को देखा जाएगा, और इंटेंशन ऑफ द पार्टी कैसे पता लगेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनकंडीशनल है बट डिलीवरेबल स्टेट में है तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स का अनडिलीवरेबल स्टेट में है तो व्हेन द गुड्स आर पुट इनटू ए डिलीवरेबल स्टेट, और अगर डिलीवरेबल स्टेट में है भी लेकिन सेलर हैड टू डू सम एक्ट टू सर्टेन द प्राइस, तो when that act to ascertain the price, for ascertaining the price is done by the seller. This is the rules. साथ के साथ मैंने आपको यहां पर याद करा दिए। क्लियर होगी बातें। सेकंड जो केस है अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स की बात अगर हम बात करें, रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। इसमें दो बातों का विशेष तौर से याद रखिएगा। ओनरशिप ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन बोथ द टू कंडीशन आर फुलफिल्ड। व्हेन बोथ द टू कंडीशन आर फुलफिल्ड, पूरा पूरा लो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, इन दो कंडीशन में अंतर नहीं समझ पाते। सीधा सीधा लिखने के लिए आए तब भी नंबर मिल जाएंगे आपको। याद कर लिया, असर्टेनमेंट यानी गुड्स शुड मस्ट हैव बीन असर्टेन, और दूसरा जो चीज है द गुड्स मस्ट हैव बीन अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। असर्टेन एक अलग घटना है, एप्रोप्रिएशन एक अलग घटना है इन लीगल वर्ड। हम इन दो वर्ड में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मालूम ही नहीं चलता है कि असर्टेनमेंट क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है। लेकिन अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर तब ही मानी जाएगी व्हेन दीज टू कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो पहले मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं और उसके बाद मैं इनके मीनिंग क्लियर करूंगा। द ओनरशिप ऑफ uncertain goods is transferred to the buyer when the following two conditions are fulfilled. The goods must have been ascertained. The goods must have been unconditionally appropriated by the seller or the buyer with the consent of the other. Ascertain का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। Ascertainment पहले होगा, appropriation
बाद में होगा। आप एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, आपने देखा होगा कोई भी फल विक्रेता है, माना इस समय बनाना का सीजन चल रहा है, हम केले का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अलग अलग जगह 3-4 जगह केले के ढेर हैं और आपको देख के पता लग रहा है कि कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि सबका प्राइस एक जैसा है। कई बार इतना डिफरेंशिएशन होता है क्वालिटी में कि वो प्राइस बता देता है जी ये 70 रुपए दर्जन के हैं, 60 रुपए दर्जन के हैं, 50 रुपए दर्जन के हैं, लेकिन कई बार इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इन जनरल प्राइस एक ही है। अब आपने प्राइस तय किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तय किया कि शायद कुछ प्राइस कम हो जाए, उसने 70 रुपए दर्जन बताया, फिर 5 दर्जन लेने हैं, तो हो सकता है वो टूट जाए। अब वो टूट भी गया, 60 रुपए दर्जन आपको बता दिया कि इकट्ठे 5 दर्जन जा रहे हैं, तो 10 रुपए दर्जन का मार्जिन में अपना सॉरी 10 रुपए दर्जन का मार्जिन में अपना रिड्यूस कर देता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया कि यू हैव टू बाई 5 दर्जन एट द रेट ऑफ 60 रुपए पर दर्जन। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंप्लीट हो गई साइट नंबर। लेकिन वो 5 दर्जन क्या है? अनसर्टेन्ड है। 5 दर्जन क्या है? अनसर्टेन्ड है। अभी तक तो कुछ असर्टेन का मतलब है कि फिर आप पूरे ठेले के चक्कर लगाते हैं या उस वाले ढेर से लेने हैं मुझे। असर्टेनमेंट वो है घटना। एप्रोप्रिएशन क्या है कि उस ढेर में भी तो 5 दर्जन ही थोड़ी है, उस ढेर में भी 10 दर्जन 20 दर्जन है। तो जब आप पॉलीथीन में डालेंगे एग्जैक्ट 5 दर्जन, 5 ही दर्जन तो ले जाएंगे ना आप, तो दैट इज द इवेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। छांटना, एप्रोप्रिएट करना, असर्टेनमेंट पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो एप्रोप्रिएशन से पहले असर्टेनमेंट होगा और उसके बाद क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा। असर्टेनमेंट एंड देन एप्रोप्रिएट विद द कंसेंट ऑफ द सेलर एंड बायर। विद द सेलर एंड बायर क्यों कहा है? खाली बायर की मर्जी भी नहीं चलती, खाली सेलर की भी मर्जी नहीं चलती। कई बार उसने, ये तो मैंने एक बनाना का एग्जाम्पल लिया, यहां पर तो जो मैं एग्जाम्पल अब दूंगा वो एप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। कई बार उसने, आम है, मैंगो का भी सीजन आ रहा है, आ चुका है, सजा के रख रखे हैं। ऐसा होता ना कि लेयर बना रखी है, के ऊपर एक इस तरह से आकर रख रखे हैं जिससे अट्रैक्टिव लगे, और आप एप्रोप्रिएट कर रहे हैं सबसे नीचे से। वो मैंने कर देगा भाई साहब, मेरा आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो सारे ढेर गिरा देंगे। समझ आ रही है बात आपकी? तो विद द कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर, जिस तरीके से वो एप्रोप्रिएट करना चाह रहा है उस तरह से आप सहमत नहीं है तो आप पीछे हटेंगे। दोनों की रजामंदी से एप्रोप्रिएशन होगा। X agreed to sell 100 bags of wheat or Y out of his stock of 500 bags. If fire broke out and entire quantity of wheat was destroyed, state who shall bear the loss and why in each of the following alternative cases. X ने 500 बैग का एक स्टॉक है, उसमें से 100 बैग्स व्हीट के परचेज करने के लिए सहमति जताई, तो ये अनसर्टेन ही तो है। गुड, तो क्या होगा? डिलीवरी स्टेट में है, जबकि बैग एडिटेड आप डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन अनसर्टेन गुड्स है। इफ नो बैग हैज बीन सेपरेटेड बिफोर फायर फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू बाय, तो सारा का सारा नुकसान किसका होगा? एक्स का, एक्स सेलर है इसमें। इफ 100 बैग्स हैज बीन सेपरेटेड बिफोर फायर विद बाय कंसेंट, तो इसमें 100 बैग का नुकसान बाई का होगा, बाकी बैग का नुकसान एक्स को बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? दोनों पर इसमें तो वो असर्टेन तो हो गया ना, ये लिखा हुआ तो है कि सेपरेट कर दिए थे। इफ 100 बैग हैज बीन सेपरेटेड बिफोर फायर विद बाय कंसेंट, सेपरेटेड का मतलब एप्रोप्रिएट नहीं हो गया। असर्टेनमेंट एक अलग घटना है कि आइडेंटिफाई करना। 500 बैग थे,
500 बैग में कौन से 100 बैग, लेकिन वो 100 बैग भी अगर उन 500 के ढेर के साथ ही पड़े रहे तो असर्टेनमेंट तो हो गया, एप्रोप्रिएट नहीं हुआ। जब उन्हें आपने अलग कर लिया, दैट इज एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बात ये? ठीक है, लो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करता हूं, ऑल्दो आजकल की जो यूथ है वो रेक्टाफिकेशन में ज्यादा विश्वास करती है और दैट्स वाई कि लगातार रिजल्ट भी कम हो रहा है और हमें लास्ट तक नहीं पता लगता कि क्या कारण है। अभी मैं आज एक अखबार पढ़ के आया हूं, एक घटना लो के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि लो की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है और लो में कोई भी परफेक्ट नहीं है 100%। क्योंकि मैं शायद पहले भी आपको इस बात की जानकारी दे चुका हूं कि अगर कोई कहता है कि आई एम द परफेक्ट, तो उसे तो लो का एल भी नहीं पता। परफेक्शन इसी बात से लगाया जाता है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आए तो क्या आप लीगल पहलुओं पर आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति की डेथ हुई कुत्ता के काटने से, कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज की ही उसमें खबर है और ऐसी खबर है कि आप समझ सकते हैं, अदरवाइज तो पेपर काफी भरा हुआ रहता है इन घटनाओं से। इंश्योरेंस कंपनी ने, देखिए जब इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस में क्या होता है, नेचुरल अगर डेथ होती है तो कंपनसेशन कुछ कम मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो कंपनसेशन ज्यादा मिलता है। नेचुरल होती है तो कंपनसेशन कम मिलता है और एक्सीडेंटल होती है तो कंपनसेशन ज्यादा मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया नेचुरल डेथ मानते हुए और हम सब भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे इसके लिए, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब हम क्या समझते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट वर्ड आते ही हमारे दिमाग में अलग तरह का सिचुएशन, परिदृश्य घूमने लगता है। लेकिन लो में क्या है कि हर चीज के ऊपर महाभारत है, हर वर्ड के ऊपर डेप्थ है और कोर्ट ने इस एक्सीडेंट का केस माना। अब मैं पूरी घटना तो नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट किस तरह डिफाइंड है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो भी चीज अनयूजुअल है दैट इज एक्सीडेंट, जो भी चीज अनयूजुअल है दैट इज एक्सीडेंट, इस तरह समझ लीजिए आप। तो कुत्ते के काटने यूजुअल नहीं है और उसके बाद उसकी डेथ होना इतना यूजुअल नहीं है। तो कोर्ट ने उसे माना कि ये सिचुएशन एक्सीडेंट के केस में आती है और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वो जो एडिशनल कंपनसेशन है जो एक्सीडेंट के केस में दिया जाता है वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये वकीलों का जो मतलब जो क्लाइंट की डेथ हुई है उसके परिवार वालों ने केस लगाया होगा, तो सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस उन्हीं का जन्म लिया होगा ना। वकील तो अपने आप आया नहीं होगा कि देखिए मैं आपको ज्यादा कंपनसेशन दिलवा दूंगा। तो लॉ की जानकारी, बेसिक जानकारी होना कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये लगेगा ही नहीं कि हाँ कुछ केस बनता है, आप वकील के पास जाएंगे नहीं। फिर वकील का तो काम यह है कि उन मुद्दों को उठाए जो क्लाइंट के फेवर की तरफ इशारा करते हैं। कोर्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगी। एक्सीडेंट का मतलब सबसे पहले क्लाइंट के वकीलों ने ही एक्सप्लेन किया होगा अलग अलग उदाहरणों से, तब कोर्ट ने उस वकील की बात मानी। यू आर द राइट। इट क्लियर? बहुत से लोग तो इतना पैसा कमा रहे हैं कि उन्हें बस लॉ की जानकारी है, उसी से पैसा बहुत कमा रहे हैं। चाहे आपके पास डिग्री है नहीं है, बस ऐसे कि वो सिचुएशन पैदा हो जाए कि आप किसी का फायदा या नुकसान कर पाने की स्थिति में हो। आप लोग की जानकार हैं लेकिन आप किसी का फायदा या नुकसान कर पाने की स्थिति में नहीं हो। सिर्फ नुकसान कर पाने की स्थिति में तब भी पैसा है, तब तो और ज्यादा पैसा होता है। वो ब्लैकमेलिंग कहलाती है।
वो कहलाती है ब्लैकमेलिंग। तो मैं यहां कैमरे के सामने खड़े होकर तो सारी बातें नहीं कर सकता। सपोज कीजिए आपको किसी बड़ी कंपनी के विरुद्ध कोई एविडेंस मिले तो आप सौदेबाजी पे उतरेंगे और पैसा देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कानून से जोड़ रहता है, चाहे किसी से डरे ना डरे, कानून की पकड़ से हर कोई व्यक्ति डरता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ गुड्स जिसके हमें रूल्स डिटरमाइन करने हैं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, वो है सेल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल, नाम से ही पता लग रहा है कि बायर इस शर्त पर गुड्स को परचेज करता है कि मैं 2 या 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी है। क्लासेस में डेमो नहीं होता क्या? सर मैं ज्वाइन भी कर सकती हूं क्लास या नहीं भी कर सकती, पहले तो मैं 3 दिन का डेमो लूंगी। तो ऐसी गुड्स में जब एक बायर जो है वो सेलर से ये कह के रखता है कि मैं 3 दिन का समय लेता हूं, ट्राई करता हूं गुड्स को, अगर मेरे हिसाब से हुआ तो मैं रख लूंगा, अदरवाइज मैं वापस कर दूंगा। जब ये शर्त दी जाती है बायर से सेलर को, तो दैट सेल इज सेल और रिटर्न बेसिस या ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? या तो जो अप्रूवल का टाइम है वो एक्सपायर हो जाए, आफ्टर एक्सपायरी, या व्हेन द बायर हैज एक्टेड, या बायर का एक्शन इस तरह इशारा करता हो कि उसने गुड्स को अप्रूव कर लिया है, या टाइम एक्सपायर होने से पहले वो अप्रूवल दे दे। अगर टाइम एक्सपायर हो रहा है, कुछ हाँ या ना नहीं है, तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, या एक्शन ऑफ द बायर इज सच कि ही हैज एडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो ये कुछ 2-3 परिस्थितियां हैं। पहला, व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। 7 दिन के लिए आप लाए थे, 2 दिन बाद ही आपने हाँ या ना कर दी, हाँ कर दी बेसिकली। तो इसका मतलब आफ्टर 2 days व्हेन यू सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड टू द सेलर, तो ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। When the buyer does some act adopting the transaction, तो when the act of adoption is done, when the act of adoption is done, इसके बारे में मैं भी समझाऊंगा। When the buyer fails to return the goods, अगर कोई टाइम फिक्स था रिटर्न का, से 5 days 7 days, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम, और इफ नो टाइम इज फिक्स्ड, पूरे लॉ के अंदर, चाहे आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े, चाहे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, इफ नो टाइम इज फिक्स्ड, तो रूल होता है आफ्टर ए रीजनेबल टाइम। बट व्हाट इज ए रीजनेबल टाइम डिपेंड अपॉन द केस। वो कैलकुलेशन आपके लिए नहीं आएगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि परिस्थितियों का आकलन करके कि रीजनेबल टाइम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न, तो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द रीजनेबल टाइम। एडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन में एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, फिर भी चलिए मैं पहले भी क्लियर करता हूं। मैं एक किताब पढ़ने के लिए एक बुक स्टोर से लाया और सेल और रिटर्न बेसिस पर लाया। मैंने कहा 5 दिन मुझे चाहिए, 5 दिन के अंदर मैं बता दूंगा आपको कि वेदर आई वांट टू परचेज और नॉट। 2 दिन बाद मैंने अपने दोस्त को दे दी। जब मैं ओनर हूं नहीं, मैं किसी दूसरे का सामान किसी और को कैसे दे सकता हूं? तो जैसे ही मैंने एक्शन लिया, इट मींस कि बायर हैज एडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन। जो भी एक्शन आपने लिया जो कि एक ओनर ही ले सकता था, और आप बिना ओनर हुए भी वो एक्शन ले रहे हैं, इट मींस यू एडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, X delivers some goods to Y on sale or return for 7 days. State the legal position in each of the following alternative cases. Case 1, such goods are destroyed by fire on the 3rd day itself without any fault of Y. So in this case, X bear the loss, seller bear the loss, क्योंकि 7 दिन के लिए लाए थे बिना Y की गलती के, साफ साफ लिखा हुआ है।
और जब तक नहीं लिखा होगा हम भी यही मानेंगे, क्योंकि मैंने कल भी बता दिया था कि जो हम जनरल रूल पढ़ेंगे कि बियरिंग ऑफ लॉस इज द ड्यूटी ऑफ द ओनर, रिस्क बियर करने की जिम्मेदारी ओनर की है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, और दूसरा अगर नेग्लिजेंस है, अगर डिफॉल्ट कहीं दिखता है आपको, चाहे उसे किसी भी नाम से आप पुकारें, यानी कि अगर दूसरी पार्टी की गलती है, कि ओनर तो चलो कोई और है लेकिन नुकसान किसी दूसरी पार्टी की गलती से हुआ है, तो फिर ओनर को नहीं भुगतना, फिर उस पार्टी को भुगतना है जिसकी गलती होगी। नेक्स्ट, वाई इन्फॉर्म एक्स ऑन टेलीफोन ऑन द थर्ड itself, he had accepted the goods and immediately after the receiver is put off the goods are destroyed by fire। तो आपने सूचना दे दी, जैसे ही टेलीफोन रखा किस्मत आपकी इतनी खराब, तभी नुकसान हुआ, तो यहां पर बायर को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। सी केस, सच गुड्स आर फर्दर डिलीवर्ड बाय वाई ऑन द थर्ड डे इटसेल्फ टू जेड, तो यहां पर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है क्योंकि वाई ने जेड को डिलीवर कर दिया। एंड देन बाय जेड टू ए ऑन द सिमिलर टर्म द गुड्स आर स्टोलन इन द कस्टडी ऑफ ए, तो ए को तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है क्योंकि ए ने कोई गलती नहीं करी, तो यहां पर किसे भुगतना पड़ेगा? अगर मैं एक्स और वाई के कंपेरिजन की बात करूं तो वाई को, वाई और जेड की कंपेरिजन की बात करूं तो जेड को। क्लियर है? डी केस, वाई नाइदर रिटर्न्स नॉर गिव नोटिस ऑफ रिजेक्शन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 days, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन द 8th डे, तो टाइम निकल चुका है, 8th डे को नुकसान हुआ है, तो यहां पे बायर को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाई रिटेन द गुड बट गिव्स द नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन द 8th डे, तो यहां एक्स को है क्योंकि उसने रिजेक्शन की सूचना दे दी है, ऑल्दो लौटाया नहीं है, पोजेशन में उसकी है, तो भी लौटाना एकदम जरूरी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो 80 दिन तक भी रखे रहे, लेकिन क्योंकि 7 दिन का तो समय लेके ही आया था, वो 7वें दिन उसने सूचना दे दी है, अगले दिन ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अनरीजनेबल टाइम तक होल्ड करता तो फिर वो डिफॉल्ट वाले केस में फंस जाएगा कि गलती फिर बायर की है। इसे वो खत्म करते हैं, फिर बस केस स्टडी ही रह जाएगी। रिस्क प्राइमा फेसी विद द प्रॉपर्टी, जनरल रूल ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड। रिस्क यानी कि बर्डन टू बियर द लॉस इन प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टिया, विद द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, यानी कि रिस्क की लायबिलिटी, बियर द लॉस की लायबिलिटी किसकी है? वो उसकी है जो ओनर है, यानी कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है वैसे ही क्या हो जाता है, रिस्क बियर करने की लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या है नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, यहां से वर्ड टू वर्ड की जरूरत नहीं है मुझे, आप पढ़ लीजिएगा। एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि अगर पार्टियों के बीच में शर्त कुछ अलग है, समझौता कुछ अलग है, कि ओनरशिप अलग मुद्दा है लेकिन रिस्क की जिम्मेदारी उसकी होगी जिसके पास पोजेशन है, हो सकता है स्पेसिफिकली तय कर ले वो, तो फिर वैसे ही रिस्क तय होगा। और दूसरा डिलेड डिलीवरी, डिलेड डिलीवरी को आप रटे ना कि डिलेड डिलीवरी ही है, डिलेड डिलीवरी को रटें, याद करें, समझें कि पार्टी एट फॉल्ट, सेलर की गलती है तो रिस्क सेलर का होगा, चाहे फिर ओनरशिप किसी की भी हो, और अगर बायर की गलती है तो रिस्क बायर का होगा, चाहे फिर गलती किसी की भी हो। समझ आ रही है बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? तो दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो देखेंगे। अगली 2 यूनिट छोटी छोटी सी हैं, सेल बाय नॉन ओनर और डिलीवरी। उसके बाद लास्ट यूनिट है अनपेड सेलर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 70% जो चांसेस हैं, आना तो है ही है सेल्स और गुड्स एक्ट में, ऐसा नहीं है अरे एक से ज्यादा क्वेश्चन आने, ये भी कंफर्म है 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो लेकिन सेल्स और गुड्स एक्ट में से कहां से आएंगे? कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और द थर्ड वन इज अनपेड सेलर। 8 में से
इन 3 यूनिट में से ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये गलती कतई मत कीजिएगा कि आप पेपर की तैयारी इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट के बेसिस पर करें। जैसे कि मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्या है, या कोई भी टीचर बताता है तो कैसे बताता है, अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके पेपर में आ जाए। प्राइस ऑफ द गुड्स का जो चैप्टर था वो आईसीआई ने अज्ञातवास में छोड़ रखा था, कभी पूछा ही नहीं जाता था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल की अगर मैं बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन आ ही चुके हैं। करीब करीब हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपको प्राइस ऑफ द गुड्स से दिख रहा है। तो करना आपको ईच एंड एवरी यूनिट है। इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है, चाहे वो कभी भी ना आया हो, जो आपके पेपर में आ जाए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। क्लियर? तो आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।